एक चीज़ ये है कि जो शोषित बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं और समाज नहीं एक्सेप्ट कर पाती है उन चीज़ों को, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, तो ऐसा क्या किया जाए कि वो एक्सेप्ट करे उन बच्चियों को अपना, क्योंकि वो हमारे बीच की बेटियां हैं। हम जिस मोहल्ले में ही काम कर रहे हैं, जी। बहुत सारी लड़कियों को देखेंगे अब शाम के वक्त में, हम्म, बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हम्म, सज संवर के बैठ गई हैं, हम्म, वो गलत रास्ते पे जा रही जा हैं। रही हैं। ठीक है, हम्म, इसमें से कुछ ऐसी लड़कियां भी आई जो हमारी संस्था में भी आई, हाँ। सिलाई सीखने आई। हम्म, शुरुआती दौर ऐसा लगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, हम्म, वहाँ से मोटिवेट करके ले तो आए हैं, हम्म, समझाया बुझाया, हम्म, ये सारी चीज़ें एक उम्र तक, हम्म। उसके बाद तो ये कैसे फर्क पता किया जाए कि कौन सा फेक है और कौन ओरिजिनल है? इसका कुछ तो ऐसा मतलब होगा ना क्राइटेरिया कि आप जब भी फंडिंग करें या हम्म, कुछ भी काम करें, हम्म, तो सबसे पहले आप संस्था के और संस्था के संस्थापक का हम्म, बैकग्राउंड चेक करें। हम्म, तो समाज सेवा के आड़ में या एनजीओ के आड़ में बहुत सारे काम मैंने जैसे कि बताया हम्म, कि हम ये नहीं कहते कि सारे एनजीओ गलत होते हैं, हम्म। सारे एनजीओ खराब होते हैं। बहुत सारे एनजीओ बेमिसाल काम कर रहे हैं, हम्म, बहुत सारे एनजीओ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी कहीं डिनाई नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे काम कर चुके हैं जो कि काले अक्षरों से जी, बच्चियों को अपना जैसे बेच अपना दिया हाँ, अपना जाता काला है, कारनामा दिखा करके एनजीओ पर से भरोसा लोगों का उठवा दिया है। और एक और चीज़ है, जो बच्चे मांग रहे होते हैं ना, जैसे स्टेशन पे हो गया या बाकी जगह मांगते हैं, नशा करते हैं वो, और उनसे कुछ लोग जो है मंगवाते हैं, उनकी माँ बगल में या आसपास खड़ी रहती है और वो भेजती है, वो उस साइड से देख रही होती है। तो इसका भी एक लोगों के मन में ना प्रभाव है कि ये जो पैसे दूंगा तो ये जाके नशा करेगा। तो इसका काट एक ही है, मैंने कहा ना। हाँ आप पैसे देने की जगह पे कुछ खिला दीजिए जी। और दूसरी बात कि हाँ, ये सही बात है कि बहुत सारे लोग इसको एक व्यवसाय बना देते हैं। हाँ ये विश्वास भरोसा शायद कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से मिट गया। अब जो भी विश्वास है, जो भी भरोसा है, मुझे खुद पर है, अपने काम पर है और अपने बच्चों पर है। नमस्ते, पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रवि सिंह और आज की हमारी मेहमान हैं वंदना मैम, जो कि सहशक्ति सर्व कल्याण नामक एक एनजीओ की संस्थापक हैं और संचालन भी करती हैं। हमारे समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए शिक्षा और जीवन के जो बुनियादी ज़रूरत हैं उनको पूरा करती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। नमस्ते, पॉडकास्ट में स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। समाज सेवा है क्या और सही मायनों में कितने लोग करते हैं इसको? समाज सेवा अगर कहा जाए तो ये वही लोग करते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। समाज सेवा का सबसे बड़ा अर्थ होता है कि आप समाज के लिए जिएं। अगर ईश्वर ने आपको एक जीवन दिया है या आपके पास पैसे दिए हैं या आपके अंदर वो योग्यता है कि आप समाज को कुछ दे सकते हैं या कुछ समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो निस्वार्थ भाव से आपको समाज सेवा करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि कितने लोग इसको करते हैं, तो मेरा मानना है कि समाज सेवा 4 वर्ग में बटा हुआ है। सेलिब्रिटी के रूप में लोग करते हैं, अपने नेम फेम कमाने के लिए करते हैं। दूसरा, एक ही मकसद रहता है कि फंड्स आना है, उन पैसों को कमाने के लिए लोग समाज सेवा करते हैं। फैमिली इन्वॉल्व करके फैमिली का एक बिजनेस बनाने के लिए लोग समाज सेवा करते हैं। चौथा वर्ग आता है जिसके पास परिपूर्ण सब कुछ है, अच्छा घर गृहस्थी है, पैसे हैं, धनाढ़ परिवार से आते हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइफ से निकल करके अगर वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो वो सच्ची समाज सेवा है। बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए आपने अपने एनजीओ के माध्यम से कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं अभी तक? सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो हमारी संस्था है सहशक्ति सर्व कल्याण जी, वो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि जो जाति के से भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वहाँ के लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ। हमारी संस्था चीनाकोटी हरिजन बस्ती में स्थित है और नाम से समझ रहे होंगे कि वहाँ के लोगों में शिक्षा को लेकर कितनी जागरूकता होगी। वहाँ के लोग वेद का काम करते हैं या फिर नगर निगम में काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ रोड पे झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं है। तो ऐसे में हमारी संस्था जो है घर घर जाती है और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती है, उसके गार्जियंस को समझाती है। ज़रूरत पड़े तो उनको डराना धमकाना तक हम लोग कर लेते हैं, ताकि अगर आप सर्व शिक्षा पर सबका हक है वाली बात पर। और जैसे कि बताया मैंने कि ये लोग गार्जियन जो होते हैं ना,
ये पढ़ना है सब जानते ही नहीं है। तो उन लोगों को डराना पड़ता है इन द सेंस कि अगर आप बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे तो हम आपके साथ सख्ती करेंगे, क्योंकि पढ़ना बच्चे का हक है। कुछ को प्यार से समझाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा आने वाला भविष्य तुम्हारा क्या है, और उन लोगों को हम लोग अपने संस्था तक लाते हैं। बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो होता है कि बच्चों को उठना बैठना भी नहीं आता। हाँ। क्या होता है बड़ा छोटा का लिहाज, क्या कैसे किसी से बात करना है, क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो हम लोग पहले बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद किताबी नॉलेज पर आते हैं। हाँ। सरकारी स्कूल और प्राइवेट संस्था के बीच की जो खाई है, तभी एनजीओ और बाकी की संस्थान आती हैं अपना अपना योगदान देने के लिए। तो इस खाई को किस तरीके से भर सकते हैं हम? अगर सरकारी स्कूल में, जैसे कि सरकार अपना पैनल रेडी करती है जो कि एग्जाम्स लेती है जी, ठीक है, अगर कभी भी रेंडमली किसी और को भी अथॉरिटी मिले कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, और ये चेकिंग करने का या टेस्ट लेने का अथॉरिटी पब्लिक को भी मिल सके या फिर किसी एनजीओ को मिल सके, तो पहला बात होगा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का सुधार होगा, क्योंकि उन लोगों को एक भय रहेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं हमारी पैनल ही नहीं, हाँ, बाकी दुनिया के लोग भी उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर वो भय होगा तो वो लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और रही प्राइवेट स्कूलों की बात, तो प्राइवेट स्कूल में मानते हैं कि पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन इतनी महंगी पढ़ाई होती है कि वो सबके बस की बात नहीं है। इवन वहाँ किताब, कॉपी, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें बिक्री पर लोग खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल का एक नियम बन जाता है कि आप हमारे यहाँ से ही सब कुछ लेंगे, यानी आप पैसा कहीं और इन्वेस्ट ना करके सिर्फ आपको स्कूल में ही इन्वेस्ट करना है। हमारी पढ़ाई क्या हो रही है, लेकिन हाँ ये है पढ़ाई वो अच्छी कराते हैं, उसको बस ऐसे ही दूर किया जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में भी अगर ये रैंडम चेकिंग और पारदर्शिता जैसी चीज़ें हो जाए और वो लोग अपनी काम ईमानदारी से करने लगे, तो अधिक से अधिक बच्चे शिक्षित होंगे। इसमें घर वाले माँ बाप जो हैं, इनकी भी जिम्मेदारी पूछें उनसे। इसीलिए मैंने कहा, जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में हम अपने बच्चों को कहीं भेज रहे हैं, छोटा सा उदाहरण था कि हम आपको बता रहे हैं, मेरी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर ये था, मेरा नेचर भी के हैं, उस स्कूल का ये था कि हम लोग कभी भी जाते थे टीचर से बात कर सकते थे, उसके क्लास टीचर से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ें जब हमारे स्कूल की बात करी, जब हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारे गार्जियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर आपके गार्जियंस को चेक करने का अथॉरिटी नहीं होता है। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में देखेंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, एक माध्यम है कि बच्चों के माता पिता और स्कूल वाले बात करते हैं। सरकारी स्कूल में ये चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों ने अपने आप को समेट के रखा हुआ है, वो खुल नहीं रही है, पारदर्शिता कम है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, एक तय पैनल है, उसी पैनल के अंतर्गत पढ़ाई होनी है, जो कि प्राइवेट स्कूल में जस्ट उल्टा है। और गार्जियंस अगर चाहेंगे, गार्जियंस को ये चाहिए कि वो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जाके बीच बीच में चेक जरूर करना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और उनकी किताबों को चेक करना चाहिए, कॉपी को चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चों को, बहुत बार आप देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, गार्जियन ने अगर देखा उसको तुरंत करेक्ट करेंगे तो टीचर करेक्ट करने पर बाध्य है। लेकिन अगर गार्जियन चेक ही नहीं करेंगे, गार्जियन ध्यान ही नहीं देंगे कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है, तो स्कूल वालों को क्या ही फर्क पड़ेगा। तो सरकारी स्कूल में देखा जाए तो उन्हीं के बच्चे जाते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या निचले स्तर के कह सकते हैं। हाँ। तो वो तो खुद भी पढ़े लिखे नहीं होते। ऐसे सिचुएशन में जो मैंने कहा कि गार्जियन और स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होना चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए कि अगर मान लिया हम नहीं पढ़े हुए हैं जी, ठीक है, लेकिन अगर उस चीज़ के प्रति हम उसको जागरूक करते जाएंगे कि भैया अब हमको अगले महीने जाना है, बच्चों का टेस्ट का कॉपी देखना है, ये देखना है, तो वो भी जागरूक होंगे, फिर वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के थोड़ा मतलब अग्रसर होंगे, और उसके बाद वो ट्राई करेंगे कि हम भी 4 लाइन पढ़ लें या 4 चीजें जान लें, ताकि हम अपने बच्चों की कॉपी को करेक्ट कर सकें। जैसे अभी आप बता रही थी कि मैं घर घर जाती हूँ, लेके आती हूँ, सख्त भी होती हूँ, तो आप जब बातचीत करती हैं उनके घर वालों से, तो कैसा रिएक्शन रहता है उनका, क्या कुछ कहते हैं ऐसा कुछ? जब शुरुआती में हम लोग जाते हैं तो समझाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो मेरा जवाब उन लोगों को एक ही होता है कि आप लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, आप जो माए हैं यहाँ पे, उन लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, पकाते हैं, खाते हैं, पति पी करके आए या किसी तरीके का नशा करके आए या विवाद हुआ, पति के हाथों पीट लिए, खुद सो गए, लाइफ इतने में आपकी एंडिंग हो रही है, तो क्या चाहते हैं
आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं? हम्म, और अगर नहीं है तो अपनी बेटी को इस चीज़ से ऊपर उठाना है या अपने बेटे को सही गलत बताना है। फिर धीरे धीरे जब बच्चों का पढ़ाई के प्रति उन लोगों को एग्जाम्पल्स देते हैं कि मान लीजिए किसी तरीके का पेपर है और आपके बच्चों से कोई गलत सिग्नेचर करवा ले, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे में कल को अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे के साथ कोई धोखा हो जाए तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ कैसी होनी चाहिए? हाँ, शुरू में होता है संघर्ष, अपने दम पे बच्चों को लेके आते हैं, डर के बच्चों को लाते हैं कि अगर जरा सा भी 19-20 हुआ तो ऐसे तबके के लिए काम कर रहे हैं कि अगर ये सर पे चढ़ गए तो फिर बचना मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिर भी डेयर करके लाते हैं और फिर जैसे जैसे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, घर में माहौल चेंज होने लगता है, तब उन लोगों के बीच में पढ़ाई को समझ लेकर आती है के, चीज। हाँ, पढ़ाई को लेकर के वो लोग फिर तब तो कहते हैं कि नहीं पढ़ता है तो पीटिए ना, लेकिन कान पकड़ के ला करके देते हैं बच्चे। और हमारे संस्था का एक सबसे बड़ा ये तरीका भी है कि अगर बच्चे नहीं आए हैं 4 बजे तक, 4:15 तक, तो वंदना मैडम खुद पहुंच जाती है बच्चों के घर। जी, मैं सबके घर पहुंच जाती हूँ, चाहे वो लड़कियां सिलाई वाली हो या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। 4:15 तक हम सबका इंतजार करते हैं, जो 4:15 तक नहीं आए तो एक छड़ी लेके मैं खुद पहुंच जाती हूँ सबके घर पर, खुद ही सबके सब भागे हुए आते हैं। तो गार्जियन भी इस चीज़ को देख करके बहुत खुश होते हैं कि मैम इस तरह से खुद लगी हुई है। तो देखिए सर, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि अगर आप किसी से रिजल्ट चाहते हैं, प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, आप जिन इलाकों में भी काम कर रही हैं, सबके वश की बात नहीं है कि वहाँ जाके काम कर पाना, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पी के लोग रहते हैं। बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी ये शराबबंदी अगर आपको देखना हो तो चीनाकोटी हरिजन बस्ती आ जाइए, हर दूसरे घर में किसी न किसी प्रकार का नशा मिल रहा है। इवन जो 17-18 साल के लड़के हैं वो लोग भी नशा में डूबे रहते हैं, उनके परिवार वाले परेशान होते हैं। हमारी संस्था में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में खाना नहीं बनता है क्योंकि उनके जो फादर हैं वो पी करके सारा पैसा उड़ा रहे हैं, घर में आकर के तमाशा कर रहे हैं, राशन ला करके नहीं दे रहे हैं, और इवन इंजेक्शंस वगैरह भी बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि हमारे फादर इंजेक्शंस वगैरह भी लेते हैं नशे का। तो कहाँ है नशाबंदी? हाँ, वो तो चारों तरफ दिख रहा है। हमारा चीनाकोटी हरिजन बस्ती जब हमने काम शुरू किया तो लोग हमारे दरवाजे तक पे, हमारी संस्था के दरवाजे तक पे पी के सोए रहते थे। डर नहीं लगता था आपको कि अगर इनको कुछ कहते हैं तो नशे में है, होश में है नहीं? बिल्कुल होश में नहीं रहते हैं। मैं तो काम कर रही थी, 1.5-2 महीने हो गए थे, पर ये संजोग से मुझे छोड़ने गए। वहाँ का माहौल देख के सबसे पहला इनका था, कहाँ काम करती हो तुम, यही जगह मिला था? तो सही बात है कि मेरे हस्बैंड उन चीज़ों को देख के डर गए थे। लेकिन दरअसल एनजीओ की जरूरत भी उन्हीं बस्तियों में ही है। बिल्कुल, दूर से खड़ा होकर के अगर आप समंदर की गहराई की बात करते हैं तो आप सिर्फ फिल्मी बातें कर रहे हैं। समंदर की गहराई नापनी हो तो उसमें उतरना सीखिए। बिल्कुल। और मेरे काम करने का तरीका यही है। मेरा काम, आज मैं पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ, मेरा काम करने का एक ही तरीका है कि जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ मुझे उनका बन के रहना है। मैं उनका बनूंगी तभी वो मेरे बनेंगे। बिल्कुल। और आज के डेट में हमारे बच्चे या उनके गार्जियंस जो रिगार्ड मेरा करते हैं वो आपको हैरानी होगी, लिटरली पाँव छूने को आगे बढ़ते हैं कि आपने हमारे समाज के लिए या हमारी बस्ती में, क्योंकि उस बस्ती में कोई भी एनजीओ चलने वाला ये पहला एनजीओ है। आज तक उस बस्ती के लिए किसी ने काम नहीं किया, उस वर्ग के लिए किसी ने काम नहीं किया, और खास करके वहाँ बैठ के तो नहीं किया। हाँ, आए हैं, आते हैं, फूड पैकेट्स बांट दिया, कंबल बांट दिया और गाड़ी से उतरा, काम किया और निकल गए। लेकिन वहाँ बैठ करके उन लोगों के सिर पे सवार होकर के काम करने वाले पहले हम हैं। खाना बांटना तो वो तो एक दिन का काम है। बिल्कुल, एक दिन आप किए और फिर चले गए। लेकिन समस्या तो सिर्फ भोजन नहीं है, सिर्फ भोजन है, शिक्षा और अगर है। आप सिर्फ भोजन के लिए अब उपाय कर देते हैं तो ये आप उनको अपंग बना रहे हैं। बड़ी जो समस्या है उसका समाधान क्या है? मैं कहूँगी जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड, मैं सिर्फ जातिवाद से या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की बात नहीं करूँगी, ये अंडर प्रिविलेज्ड दैट मीन्स की जो सोच से भी पिछड़े हुए हैं जी, उनका तो सबसे पहले आपको नज़रिया चेंज करना होगा। शिक्षा उसका सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है। आप उसको शिक्षित करें, उसको आप ये समझाएं कि अगर आप में ये काबिलियत है कि आप 2 पैसे कमा सकते हैं तो आपको जो फूड पैकेट बांटने वाले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल को आप फूड पैकेट बांटने वाला खुद हो सकते हैं। शिक्षा और आत्मनिर्भरता, ये 2 चीज़ बहुत बड़ी बात है। सोच को बदलना है तो आपको शिक्षा और आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है।
इन दोनों ही मुद्दों पे हमारी संस्था काम कर रही है। कितने साल हो गए आपको बच्चों के लिए काम करते हुए? पिछले 10 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। 10 साल से अलग अलग जगहों से काम किया, कुछ खुद का भी किया। समाज सेवा अगर सही मायने में जो मैंने चौथा वाला कैटेगरी आपको बताया था, वो जन्मजात लोग होते हैं। उनका कोई काम करने का उम्र नहीं होता। अगर मैं अपना बचपन भी पलट के देखूंगी तो मुझे लगता है कि मैंने बचपन में भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि शायद उस उम्र में लोग सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सीरियसली करना 10 सालों से किया। कब ऐसा लगा कि अब फील्ड में उतर के काम करना है मुझे? 2015 में जब मेरे भाई का डेथ हुआ, इकलौता मेरा भाई। कैसे? कुछ शादी अनसक्सेस थी और कुछ फैमिली इशूज इतने हो गए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, और इकलौता होने के बावजूद भी वो ये नहीं समझ पाया कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने आप को शराब की तरफ ढकेल दिया और उसी वजह से उसकी डेथ हुई। जब 2015 में उसकी डेथ हुई थी, उसके बाद 8 महीने लगे थे मुझे इस संकट से उबरने में, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा भाई नहीं था, वो मेरा बेटा था, वो मेरा बच्चा था। आपसे छोटे थे? हाँ। तो एक वो जो दौर था, उस समय में मुझे लगा कि लाइफ खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं, तो अगला क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। वैसे में हमारे बच्चों ने, खास करके मेरी बेटी ने, उसने मुझे ये सलाह दी कि अगर तुम मामा को जिंदा रखना चाहती हो, तो मामा अच्छा काम करता था, मामा को तुम इस माध्यम से जिंदा रख सकती हो, तुम समाज सेवा करो। और एक वो दौर है 2015 से जो मैं बाहर हूँ, उससे बाहर हूँ। लगातार आप काम करते आ रही हैं। तब से मैं बाहर हूँ। एनजीओ के भी कई सारे प्रकार हैं, आप थोड़ा इसको खुल के बताइए कि कितने प्रकार हैं, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो एनजीओ को समझ पाए। एनजीओ जो है 3 प्रकार से चल रही है। एक है जो सिर्फ पेपर पर है, सिर्फ पेपर पे है। आप जब वहाँ पे कुछ तहकीकात करने जाएंगे तभी आपको नाम के कुछ बच्चे दिख जाएंगे, कुछ महिलाएं दिख जाएंगी, उनको फंड बराबर आ रहा है क्योंकि वो पेपर पर है, बहुत पुराने समय से वो काम कर रहे हैं। कुछ एनजीओ हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन मोटिव एक ही है कि इस एनजीओ के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से सिर्फ फंड लाना है। वो करते एक है, दिखाते 10 है। पीआर टीम उनकी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो उसके लिए भी मैं कहूँगी कि समाज योगदान ज़्यादा दे देता है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और समाज उसमें अपना उत्सुकता दिखा रहा है, तो कम से कम सही गलत का चुनाव करना ये समाज का काम है। तो ये कैसे फर्क पता किया जाए कि कौन सा फेक है और कौन ओरिजिनल है? इसका कुछ तो ऐसा मतलब होगा ना क्राइटेरिया कि आप जब भी फंडिंग करें या कुछ भी काम करें, तो सबसे पहले आप संस्था के और संस्था के संस्थापक का बैकग्राउंड चेक करें। क्योंकि जो लोग, उनके घर का अर्निंग सिर्फ एनजीओ पे ही चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, वो कहीं काम नहीं कर रहा है, तो मतलब है कि वो संस्था के पैसों से ही उसका घर चल रहा है। एक नंबर। दूसरा, अगर पेपर पर है, जो लोग पेपर पे काम करते हैं, तो उनके यहाँ भी आपको समय समय पर ऑडिट वगैरह जो जहाँ होता है वो सब भी आप लोगों को चेक करना चाहिए। देखिए, जो लोग सिर्फ फंड के लिए काम कर रहे हैं ना, उनका काम करने का तरीका कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा, पकड़ा जाएगा वो। हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हैं लोग। उन लोगों का एक ही मिशन रहता है कि अपने आप को इतना हाईलाइट कर दो कि बस फंड आना चाहिए। और एक केस पकड़ा गया था कि एक छोटे बच्चे का तस्वीर लगा के और कुछ बीमारी का वो नाम और पूरा इतने डिटेल में वो फिलअप किए थे कि जल्दी पकड़ना मुश्किल था। लेकिन क्या था कि वो फोटो गूगल से था, किसी रेंडमली कहीं से उठा के, और इस तरीके से, तो वो ऐसे पकड़ा गया। तो अगर आपको डोनेट करना है, तो जैसे आपने बताया कि पूरा डिटेल चेक कीजिए, चेक करने पे अगर फेक रहेगा तो वो पकड़ा जा सकता है, मतलब यही ना? हाँ, आपको सबसे पहले तो कहा ना कि संस्था और संस्थापक का पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। सिर्फ संस्था नहीं, संस्था के संस्थापक का भी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड क्या है, मैं किस परिवार से आती हूँ, उस जो समाज के जो पैसे आप डोनेट कर रहे हैं, क्या वो पैसे मेरे फैमिली में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया कि हम एक अच्छे घर से अगर आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे हस्बैंड अगर अच्छा कमाते हैं, मेरा बेटा अच्छा कमाता है, मेरी बेटी अच्छा कमाती है, तो मुझे संस्था के पैसे से घर चलाने की आवश्यकता नहीं। वो पैसे अगर मेरे संस्था के लिए कुछ पैसे आएंगे तो निश्चित तौर पे वो समाज के लिए ही जाएंगे, क्योंकि उन पैसों की जरूरत मेरे घर में मुझे नहीं है।
तो मैं ही क्यों ना हूँ या दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहले संस्था और संस्थापक दोनों का बैकग्राउंड चेक कीजिए। हाईलाइट कर देना अलग बात है कि हमने बच्चे का प्रोफाइल लगा दिया, फोटो लगा दिया। हमारी संस्था में भी बच्चे हैं, ठीक है, हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आप बच्चों के लिए कुछ कीजिए। एक बार एक लड़की, मानसी नाम की एक लड़की है, इंग्लिश बोलने में अच्छी लड़की है। अच्छा। अगर आप मिले होंगे उसको, कल याद होगा, तो वो अपने आप को एजुकेटेड बताती है, पढ़ने में मन लगाती है, लगन रखती है। उसके मदर और फादर दोनों में से कोई नहीं है। अच्छा। मैंने, उसके घर में राशन नहीं है, खाने के लिए बहुत दिक्कत है। हमने राशन के लिए अपील किया, 2-4 लोग आए, मैं नहीं कहूँगी नहीं आए, 2-4 लोग आए। उन लोगों को लगा कि क्या ये सही है या गलत है। उन लोगों ने कहा कि हमें उससे अकेले में बात करनी है। हम उन लोगों को अकेले में बात करने दिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी फेक नहीं था। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि बच्चों तक अगर कुछ पहुँचाना है तो अगर किसी भी संस्था के थ्रू पहुँचेगा अगर, तो वो बच्चे एटलीस्ट कम से कम पढ़ने के लिए या सीखने के लिए संस्था से जुड़े रहेंगे। हाँ। और अगर डायरेक्ट उनके हाथों में चला जाएगा तो उनको लगेगा हमारा काम हो गया, तो फिर हम संस्था की क्या ही जरूरत है। हाँ। और डायरेक्ट कितने लोग जाएंगे? सही है। तो ट्रांसपेरेंसी इस मामले में भी होनी चाहिए। बच्चे का फोटो लगा करके डोनेशन लेने वाले या अपने बारे में मतलब पूरा हाईलाइट करके लिखने वाले और बहुत सारे प्लान्स के साथ बात करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। आप किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी रखती हैं अपने, जो भी आर्थिक मदद आता है या खाने पीने जो भी सामग्री? देखिए, तत्काल में तो हमारे यहाँ आर्थिक मदद नहीं आती है, ना के बराबर आती है। अगर ना के बराबर कहा जाए तो जैसे कुछ मेंबर्स हैं हमारे यहाँ जो कि अपना मेंबरशिप देते हैं। अच्छा। एज अ मेंबर हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया मैम हो गई, अंजू महेंद्रा हो गई, विनय भाई हो गए, बहुत कुछ गिने चुने लोग हैं, 4-5। ये आपके सर्कल के जो लोग हैं, वो लोग जान रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है और अपने बूते पे कर रही है, अपने पॉकेट से कर रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा योगदान रहता है। तो वो उन लोगों को पता है कि फलाने के पैसे से स्टेशनरी आई है या बिस्किट्स आए हैं, तो वो मैं उनको बिल के साथ उनको दिखा देती हूँ, भाई देख ले आपके पैसे का ये काम हुआ है। इवन अगर कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट भी करने आता है तो हमारी तरफ से कोई जोर नहीं होता है कि आप, क्योंकि बहुत से संस्था को देखिएगा कहेंगे कि आप हमारे यहाँ पैसे भेज दीजिए, हम कर लेते हैं और हम छोड़ देते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे कीजिए। बच्चों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, पैसे हमारे हाथ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी ट्रांसपेरेंसी, आप कभी भी किसी भी समय में आप बच्चों से भी मिलकर के बात कर लेंगे ना, तो आपको बच्चे भी बता देंगे। हमारे यहाँ अगर कुछ भी योगदान आता है तो हम अपने बच्चों से भी डिस्कस करते हैं कि ये मशीन तुम्हारे लिए फलाने अंकल ने भेजा है या यहाँ से आया है, तो आपके बच्चे भी बता देंगे हमारे कि यहाँ फलाने जगह से आया था। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेरे यहाँ है। पुराने बच्चे कुछ ऐसे होंगे आपके पास जो आपके साथ अभी काम कर रहे हैं, आपके ही पढ़ाए हुए, आपके ख्याल में बड़े हुए हैं जो? हमारे फैकल्टी मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो हमने फैकल्टी मेंबर्स भी उन्हीं लोगों को रखा है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड ही हैं, उसी मोहल्ले के हैं, और उन बच्चों को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। और उन लोगों को ये महत्व पता है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं तो उनको सही तरीके से गाइड न किया जाए और सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाए तो उसका रिजल्ट खराब होगा। किसी का योगदान का क्या महत्व है ये वो बच्चे समझते हैं। तो हमने किसी भी जो कहेंगे कि एक मैच्योर टीचर रखना और सीनियर टीचर रखना, नहीं, हमने नहीं रखा। लड़कियां हैं जो भी हैं वो लोग उसी वर्ग से आते हैं क्योंकि उस वर्ग की तकलीफ को और कमियों को वो अच्छे से समझते हैं। जी। अच्छाई की आड़ में बुराई भी पल रही होती है और ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। आपके अनुभव में या आपके नज़र के सामने कोई ऐसा केस जिसे देखकर आपको लगा हो कि ये तो बहुत गलत हो रहा है? हाँ, बहुत सा बार होता है कि अगर आप किसी के लिए काम करें, किसी के साथ काम कर रहे हैं या आप यूं ही काम करें, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कुछ समाज में ऐसा कभी कभी कुछ घटना घट जाता है जबकि आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक केस हमारे नज़र में हुआ था जब हम कहीं, नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी जगहों से मैं जुड़ी हूँ, 1-2 जगह से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने कहा 10 साल से काम कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी जगहों पे जुड़ी। तो वहाँ पर मुझे लगता था कि जो बच्चों की फीलिंग है या बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो नज़रअंदाज होती है, या
अगर हम कोई स्टेप उठा रहे हैं तो उसका असर हमारे बच्चों पर क्या पड़ेगा, हमारी लड़कियों पर क्या पड़ेगा, खास करके लड़कियों पर, बड़ी होती लड़कियां हैं, अगर हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसका गलत असर हमारे अगर बच्चों पे पड़ता है, हमारी लड़कियों पे पड़ता है, तो हमारी एक गलती उसका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। और एज ए सोशल वर्कर, एज ए गार्जियन, हम नहीं कहते सोशल वर्कर ही, एज ए गार्जियन अगर आप मिसाल बनना चाहते हैं तो मिसाल बनने के लिए पहले अपने आप को साफ रखना होगा। अगर आप साफ सुथरे नहीं हैं तो आप समाज में मिसाल पैदा नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी जो कि मुझे लगता था कि नहीं, ये बच्चों के हित के लिए नहीं है, या ये इससे लड़कियों का आने वाला भविष्य बर्बाद हो सकता है, उसकी शादी बर्बाद हो सकती है, उसकी घर गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। कुछ केसेस ऐसे मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी केस में अगर लड़की को भेज दिया जाए और कहा जाए कि इस चीज़ का बयान तुम दो, जैसे मान लीजिए किसी तरीके का कोई घटना हो, उसमें अपने आप को राप साफ और अपने आप को अच्छा बताने के लिए अगर हम कहें और बच्चे जाके उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं अगले से, तो इससे क्या हो गया कि उस बच्चे ने तो बाहर जाके कुछ कहा, उस चीज़ का असर उसके फैमिली में पड़ा, उस बच्चे के जीवन पे पड़ा। और सबसे बड़ा हम तो बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, ये समाज के लोगों के लिए भी हमारा एक संदेश रहेगा। बहुत सारे समाज सेवी ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, अपने बच्चों को मोहरा बनाते हैं, बच्चों को मोहरा बनाते हैं इन द सेंस कि हमारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे, हमारे बच्चे वैसा बोल रहे थे, तो बच्चों को बदनाम ना करें, बच्चों के नाम पर खेलना बंद करें, क्योंकि बहुत आस से, बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास से वो बच्चे हमारे पास आते हैं। और हम अगर बच्चों के विश्वास के साथ खेलें या बच्चों की भावनाओं के साथ खेलें तो ये बहुत बड़ा पाप है। वो दुखी होते थे ऐसा करते हुए बच्चे? जिस समय अगर मैं कहूँगी अपने बच्चों को, खुद के अपने बेटे को अगर या अपनी बेटी को कहूँगी कि ये काम तुम कर लो, उस समय तो मैं माँ हूँ, मैंने कह दिया, उसने कर दिया, उसका अपना सेंस है ना, कभी तो जगेगा, जगेगा तब तो वो आपकी सही और गलत को पकड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो जब हमारे बच्चे हमारी सही और गलत को पकड़ सकते हैं तो क्या बाहरी बच्चे हमारे सही और गलत को नहीं पकड़ सकते? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। वही बात है। तो एंड ऑफ द डे बच्चे समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, कहाँ हमसे चूक हो गई, कहाँ हमारी भावनाओं के साथ खेला गया, कहाँ हमारा इस्तेमाल किया गया, तो बच्चे समझते हैं। तो यही वजह है कि आप बाकी संस्थाओं से अलग हो गई। कहते हैं कि कभी कभी हम अपनी ताकत तो पूरी तरह से लगा रहे होते हैं लेकिन आप गलत दिशा में लगा देते हैं। अगर आप दीवार को धकेलने की कोशिश करेंगे तो क्या वो दीवार हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो मैंने अभी तक जो काम किया कुछ 7-8 सालों से, तो मैंने गलत दिशा में दीवार को धकेला। दीवार था, वो सरका भी नहीं, वो पिघला भी नहीं। और मुझे लगा कि नहीं, एक समय, एक दौर, एक लाइफ में ऐसा आता है कि मुझे लगा कि जब मेहनत कर ही रहे हैं, जब काम कर ही रहे हैं, अपना दिमाग लगा ही रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं? क्योंकि हम काम जब भी कर रहे हैं, हमारा 100% नहीं, हम 1000% दे रहे हैं, लेकिन उसका 1% भी मुझे नहीं मिल रहा है। ना नेम फेम में, ना तो आपके योगदान को अप्रिसिएट करने में, ना तो आपके योगदान को याद रखने में। तो मुझे लगा कि नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए काम करना है। तो आपके योगदान को मिसयूज किया गया वहाँ पे? अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तो आपका मिसयूज कोई भी करेगा। आप अपने लिए स्टैंड लेना अगर नहीं जानते हैं, अगर आपको कोई मिसयूज कर रहा है तो आपकी भी अपनी कहीं गलती होती है। आप अपनी योग्यता को नहीं समझ पाते हैं, आप अपनी काबिलियत को नहीं आंक पाते हैं, आप दूसरों पे विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों पे विश्वास करते हैं, जो कि विश्वास करना मुझे लगता है आज के समय में ये विश्वास भरोसा शायद कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से मिट गया। अब जो भी विश्वास है, जो भी भरोसा है, मुझे खुद पर है, अपने काम पर है और अपने बच्चों पर है। अपने बच्चे दैट मीन्स की जो संस्था में पढ़ने आते हैं, जिनके लिए आप काम करती हैं। हाँ, वही मेरे पूंजी जो कहेंगे मेरे वही बच्चे हैं। मिसयूज मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप जैसे हम काम किए, अगर काम कर रहे हैं और उसका अगर कहा ना, अगर आपके योगदान को ही याद नहीं रखा जाएगा अगर, तो मिसयूज ही हुआ ना। तो हाँ, मैंने इस चीज़ों को फेस किया है। महिलाओं के लिए काम करते समय कौन कौन सी समस्याएं जो हैं आपके सामने आती हैं? महिलाओं के लिए काम करते समय में सबसे पहले तो चूंकि महिलाएं हैं, महिलाएं जो कि घरेलू जिम्मेदारियों से एकदम उलझी हुई महिलाएं हैं। बच्चों को तो फिर भी आप स्टार्ट से, कहते हैं ना, जो कच्चा पौधा हो ना, आप उसको उखाड़ेंगे तो दूसरी जगह लगाना आसान होता है।
लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो बड़ी हो चुकी पेड़ होती हैं, उसको वहाँ से उखाड़ के कहीं और लगाना थोड़ा संघर्ष होता है। उसके परिवार को समझाना सबसे पहला बात। हमारे यहाँ जब मैंने स्टार्ट किया था जी, तो मैंने सिर्फ वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम किया था, मैंने बच्चों के लिए काम ही नहीं किया था। शुरू में। हाँ, शुरुआत मेरा था ही नहीं कि हम बच्चों के लिए काम करेंगे। मेरा वुमेन्स एम्पावरमेंट पे ही काम था जी। लेकिन जब हम बस्ती में जाते थे तो किसी की सास किसी की माँ का जवाब यही होता था कि ई चल जेते सीखे लगी थे, बचपन के किस्सा मिटते, बचपन के देखते। तो मेरा जवाब होने लगा, अम्मा जी बच्चा के भी भेज दीजिए, बच्चे को भी। हाँ, अम्मा जी बच्चा को भी भेज दीजिए, बचपन हम देखवाई करते 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 बच्चों के साथ तो काम 10 साल से करें, लेकिन हमारे अपने एनजीओ में मेरी ये सोच ये बच्चों को संभालने से शुरू हुई। फिर अभी कितने बच्चे हैं? मेरे 58 बच्चे हैं, 58 बच्चे हैं, हाँ। और महिलाएं लगभग 20 महिलाएं हैं। 20 महिलाएं। हाँ। शहर में तो काम कर ही रही हैं आप, तो गांव में भी आप इस तरीके का काम करती हैं अभी? शहर हो या गांव हो, हमारी संस्था के बाद भी, हमारी हाँ। संस्था के बाहर भी, हाँ, हमने ब्रांचेस अभी नहीं खोले हैं। हाँ। इन फ्यूचर जरूर प्लान है कि खोलेंगे। लेकिन अभी भी चाहे वो हमारे संस्था हो या संस्था के बाहर में कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का जरूरतमंद है तो वहाँ सहज शक्ति सर्व कल्याण और वंदना झा दोनों उपलब्ध है। बिल्कुल। आपकी नज़र में एनजीओ के सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है और सबसे बड़ा आलोचनाएं कह सकती हैं वो क्या है? एनजीओ का सबसे बड़ा उपलब्धि होता है कि आप अपनी काबिलियत को निखार सकते हैं। आपके अंदर क्या पावर है या आप काम करने की आपकी क्या क्षमता है, अपनी सोच को, अपनी सूझबूझ को, अपनी समझ को आप ला सकते हैं और समाज के उस वर्ग को उठा सकते हैं जिसको आपकी ज़रूरत है। शिक्षा हो, आत्मनिर्भरता हो, संस्कार हो, हर एक मामले में आप उसको अपनी तरफ से जो कहते हैं समाज को योगदान देना जी, वो आप कर सकते हैं। तो एनजीओ का सबसे बड़ा काबिलियत या खूबी कहेंगे वो ये है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती कि भैया फलाने के साथ ये घटना हुई, आप इसको जैसा देख लेंगे क्या। आप खुद सक्षम हैं तो आप उस समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है एनजीओ खोलने का। ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सरकार खुद नहीं कर पा रही है, तो सरकार और समाज के बीच का माध्यम बनती है एनजीओ। तो अगर कोई एनजीओ अच्छा काम कर रही है और सरकार के नज़र में आ गई और सरकार का उस पर दया दृष्टि हो गया तो वो एनजीओ कैपेबल है कि वो समाज में बहुत कुछ बदल सकती है। ये खूबी है। इसकी बुराई ये है, अगर इसकी आलोचना कहेंगे जी, तो समाज सेवा के आड़ में या एनजीओ के आड़ में बहुत सारे काम मैंने जैसे कि बताया कि हम ये नहीं कहते कि सारे एनजीओ गलत होते हैं, सारे एनजीओ खराब होते हैं। बहुत सारे एनजीओ बेमिसाल काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी कहीं डिनाई नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे काम कर चुके हैं जो कि काले अक्षरों से जी बच्चियों को जैसे बेच दिया जाता है, काला कारनामा दिखा करके एनजीओ पर से भरोसा लोगों का उठवा दिया है। तो एक ये आलोचना है कि अगर आप एनजीओ खोले हैं, सही में आप एनजीओ चला रहे हैं, उसका आपको अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप अगर आलोचना ये हो जाती है या बैकग्राउंड ये हो जाता है कि आप कितने भी अच्छे काम करने वाले क्यों ना है, एक एनजीओ वर्ड लग गया आपकी लाइफ में तो आपके काम पर भरोसा करने वाले लोग थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काले धन को सफ़ेद करने के चक्कर में एनजीओ और इस तरीके के ट्रस्ट पे काम करते हैं। या बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि एनजीओ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डजंट मैटर, क्या काम कर रहे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। इवन अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट बिस्किट भी बांट रहे हैं ना तो उसको पूरा एकदम चारों तरफ फैला रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते हम नहीं डालते, हम भी डालते हैं, लेकिन तब जब किसी ने वो चीज़ भेजी होती है या वो चीज़ वो खुद लेके आए होते हैं कि हाँ ये हमारी तरफ से योगदान है, तो फलाने बंदे को कैसे पता यकीन होगा कि भैया हम जो लेके गए थे या हम जो भेजे थे वो बट गया। एक कारण ये, एंड दूसरा कारण सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर एक बंदा कुछ कर रहा है, इन बच्चों के लिए सोच रहा है और उसको हम पोस्ट करते हैं तो हो सकता है कि दूसरा बंदा सोचे कि चलो थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं।
देखा देखी वाला जो मतलब खेल बोल सकते हैं हाँ, इसको। लेकिन अगर हमने कुछ संस्था के लिए किया है हम्म। या हम संस्था के बच्चों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो हर छोटी बड़ी बात को पोस्ट करना ये शोभा बिल्कुल नहीं फिल्मी है। लगता है। अच्छा, बिहार में सरकार और एनजीओ का तालमेल मतलब कैसा है? सरकार के पास काम बहुत है, हम्म। फंड बहुत है, हम्म। योजनाएं बहुत है हम्म। और एनजीओ भी बहुत है, एनजीओ भी बहुत है। बहुत एनजीओ। लेकिन हर एनजीओ तक सरकार की मदद नहीं पहुंचती है। तो क्राइटेरिया होता होगा उनका कि जिनका नेम फेम है, जो हाई प्रोफाइल लाइफ जी रहे हैं, जिसका 10 लोगों से जान पहचान है, जो सरकार तक पहुंचने का कुव्वत रखते हैं, सरकार उन्हीं के लिए है। क्राइटेरिया एक ही है कि अगर आपके पास पहुंच है हम्म, तो आप हर क्राइटेरिया में फिट हैं। बिल्कुल। समाज में आम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि जो वंचित वर्ग हैं उन तक मदद पहुंचे? समाज में जितने भी लोग हैं, जी। जैसे मैंने बताया, एनजीओ भी बहुत है, लोग भी बहुत हैं। लोग भी बहुत हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी संस्था हमारी नज़र में है जो कि हमको लग रहा है कि सही मायने में सही काम कर रही है, और अगर मान लीजिए एक बंदा, मान लेते हैं रवि जी, अगर आप एक कदम अपना उठाते हैं, आपने अपनी बहुत सारी चीज़ों में से थोड़ा निकाल कर अगर बच्चों को दिया, आपका कुछ नहीं घटा, बच्चों का कुछ तो पूरा हुआ। हाँ। और अगर यही सोच 10 लोग आपके साथ साथ वाले अगर अपना लेंगे कि ठीक है, अगर हम थोड़ा कर दिए तो क्या ही टेंशन है, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा किसी ज़रूरतमंद के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो समाज का सबसे बड़ा भूमिका ये होना चाहिए कि पहले तो अपनी ज़रूरतों में से, अपने पास की चीज़ों में से, एक बार आप होटल जाते हैं तो 5,000 का बिल अगर आ जाता है खुद के खाने पे तो आपको नहीं अखड़ता है। लेकिन अगर आपको वहीं पे कोई बच्चा दिखाई दे जाए जो कि भूखा है, तो 90% लोग आंख बंद करके आगे बच के निकल जाते हैं। हाँ, 10% में 5% ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि अच्छा कर दूं क्या, करूं कि ना करूं, फिर सोचते हैं कि बचा लेते हैं ना, करूं कि ना करूं। ये करते करते, ये सोचते सोचते उनका वो पल बीत जाता है क्योंकि वो बच्चा आगे बढ़ चुका होता है। 5% ऐसे लोग होते हैं जो सोचते नहीं है, कर देते हैं। तो जो 5% वाले लोग हैं ना, 5% को 95 हो जाना चाहिए। अपनी ज़रूरतों में से थोड़ा सा दूसरों के लिए निकालना सीखना चाहिए। और ये चीज़ ना समझते सब लोग हैं। महीने का अगर 1,000 रुपये भी अगर निकाल देते हैं हम तो उससे कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका वजह मतलब देखा जाए तो पता ही नहीं चलता क्यों। और एक और चीज़ है, जो बच्चे मांग रहे होते हैं ना, जैसे स्टेशन पे हो गया या बाकी जगह मांगते हैं, नशा करते हैं वो, और उनसे कुछ लोग जो है मंगवाते हैं, उनकी माँ बगल में या आसपास खड़ी रहती है और वो भेजती है, वो साइड से देख रही होती है। तो इसका भी एक लोगों के मन में ना प्रभाव है कि ये जो पैसे दूंगा तो ये जाके नशा करेगा। तो इसका काट एक ही है, मैंने कहा ना। हाँ, आप पैसे देने की जगह कुछ खिला दीजिए जी। और दूसरी बात कि हाँ, ये सही बात है कि बहुत सारे लोग इसको एक व्यवसाय बना देते हैं। हाँ। बहुत सारे बच्चे भी हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बच्चों को इस्तेमाल करके इसको व्यवसाय बना दिया। तो ऐसे बच्चों को मैं भी एक सलाह दूंगी कि अगर आपको रोड साइड को बच्चे दिख जाए, उनको पैसा मत दीजिए, उनको खाना दीजिए, क्योंकि कोई खाना उसे छीनेगा नहीं। और कई बार वो खाना नहीं मांगते हैं, कहते हैं कि नहीं पैसे दे दो। नहीं, पैसे तो बिल्कुल मत दीजिए बच्चों के हाथ में पैसे। या आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, बहुत नर्म दिल की हूँ, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि आप 10 साल से ऐसे एक्टिव हैं और बचपन मैंने कुछ चीज़ों को ना तय रखा हुआ है जी। मेरे बैग में बिस्किट्स मिलेंगे जब मैं निकलती हूँ, तो बिस्किट्स होते हैं मेरे बैग में। किसी को कोई बच्चा अगर या कोई बोलेगा कि मतलब हाथ आगे कर देगा, मैं उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट रख देती हूँ। पैसे मैं सिर्फ एक वर्ग को देती हूँ। अगर कोई ज़रूरतमंद बुजुर्ग मेरे पास आ गया, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारे बच्चे कहते हैं कि कहीं ना कहीं तुमको वो ठग रहा है, हम बोलते ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चलो ठगा भी रहे तो कोई ईश्वर, मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ ईश्वर है। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर गए हुए हैं और कोई बुजुर्ग आकर के बगल में कह देगा कि बेटा 10 रुपया होगा क्या, हमको ऑटो से जाना है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अभी ऐसा चल भी रहा है कि जैसे कि पटना में अगर कोई आपको मिल गया तो वो बोलता है किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेके, या कोई औरत, एक औरत मिली कि हम गया से हैं ऐसे ऐसे करके, और उनकी आंखें जो बता रही थी वो साफ पता चल रहा था कि वो नशा करके बैठी हैं और उनको पैसे चाहिए जाने के लिए। आपने समझा ना कि वो नशा करके बैठी है, तो ऐसे देना ही नहीं है। तो नहीं दिए हम लोग, लेकिन ये भी एक चल रहा है। नहीं, तो मुझे मतलब ईश्वर की कृपा है, मुझे जितने भी बुजुर्ग अभी तक मिले हैं, मुझे लगता है कि हाँ सही में शायद इसको जरूरत है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं पाटलिपुत्र गई थी,
एक बुजुर्ग बड़ा सरकते सरकते मेरे पास आए, आकर के बोले कि बेटा 10 रुपये मिलेगा क्या? अच्छा, वो तो मैंने उनको पलट के देखा, बेटा हमको ऑटो से जाना है, बहुत दूर से पैदल चल रहे हैं, हमको नहीं चला जा रहा है। हमने उनको 50 का नोट दिया। नहीं जानते हैं कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। हाँ। लेकिन अगर कोई काफ़ी बुजुर्ग थे जो अच्छे ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन कुछ तो मजबूरी रही होगी जो वो मेरे पास आए। तो मैंने उन्हें 50 का नोट दिया कि बाबा आप ऑटो से जाइए भी और कुछ खा भी लीजिए। अब वो ठग रहे हैं नहीं ठग रहे हैं उससे मुझे नहीं लेना देना, क्योंकि कुछ तो होगा। अगर मान लीजिए वो ठगने ही आए तो वो एक बुजुर्ग वर्ग है, तो अगर एक बुजुर्ग को ये करने का भी नौबत है तो ये दुर्भाग्य तो भी दुर्भाग्य है। अच्छा, इन सब मामलों की ही वजह से कुछ लोग जो हैं और कठोर हो गए हैं कि नहीं देना है, क्योंकि वो ऐसी घटनाएं देख रहे हैं या उनके साथ बीत रही। आप रोड पर मत दीजिए। हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप किसी अच्छे ऐसे संस्थान को जानते हैं जहाँ की आपको लगता है कि नहीं यहाँ के बच्चों को जरूरत है और काम सही हो रहा। हाँ। परसों तरसों ही मेरी निहारिका मैम से बात हो रही थी जी। तो उन्होंने बताया कि हम कुछ और संस्थाओं में काम किया और वो संस्था अब कैपेबल हो गई है कि वो एक अर्निंग पॉइंट पे आ गई है। तो मैंने मैम से यही रिक्वेस्ट किया कि मैम ऐसे संस्थाओं को आपने खड़ा किया, अच्छी बात, लेकिन अब उनका हाथ छोड़िए और ऐसे संस्थाओं को थामिए जो भी चलना शुरू किए हैं। तो वो जो चलना शुरू किए हैं ऐसे संस्थाओं को ढूंढिए। अगर लगता है कि वो संस्था अच्छा काम कर रही है, हाँ, या सही मायने में काम कर रही है। अब रोड पे आपको बच्चों में को भीख देने का तो उसको भीख ही हो गया वो। लेकिन अगर आप किसी संस्था के माध्यम से आप मान लीजिए मेंबरशिप के तौर पे ही देते हैं या फॉस्टर केयर के माध्यम से आप पैसे देते हैं तो आप किसी बच्चे का जीवन बना रहे होते हैं। पूरा सिस्टम से वो काम आएगा, एजुकेशन, हाँ, खाना, मेडिकल, बाकी मैंने बताया कि हमारे जो कुछ मित्रगण हैं वो मेंबरशिप देते हैं तो उन्हें पता है कि या तो इस स्टेशनरी आएगा या तो किसी टीचर का पेमेंट जाएगा। तो ये दोनों ही चीज किसी न किसी हित के लिए है। वो वंदना झा के घर नहीं आएगा, ये उनको पता है। तो ऐसी जगहों को देखिए जिसने भी शुरुआत की हो, सही मायने में काम कर रहा हो, कागजी तौर पे नहीं हो, धरातल से जुड़ करके काम करो, आपकी आंखों के सामने वो बच्चे हो। हमारे यहाँ एकदम खुला माहौल है। आप किसी भी समय में बहुत जगहों पे देखिएगा कि अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं या टीचर से बात कर रहे हैं, वो तुरंत भाग जाएंगे कि कहीं ज़्यादा बात ना हो जाए। जितनी ज़्यादा बात होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें खुल जाएंगी। हमारे ऐसा नहीं है, आराम से मिलिए, बच्चों से बात कीजिए। मैं नहीं भी और कोई आ जाते हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर्स पूछते हैं कि मैम क्या करूँ, मिलने दीजिए, मिल के जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, छुपाऊँ क्या। हाँ, एक चीज़ ये है कि जो शोषित बच्चियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं और समाज नहीं एक्सेप्ट कर पाती है उन चीज़ों को, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो एक्सेप्ट करे उन बच्चियों को अपना, क्योंकि वो हमारे बीच की बेटियां हैं। हम जिस मोहल्ले में ही काम कर रहे हैं तो बहुत सारी लड़कियों को देखेंगे अब शाम के वक्त में, बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सज सवर के बैठ गई हैं, वो गलत रास्ते पे जा रही हैं। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसी लड़कियां भी आई जो हमारी संस्था में भी आई, हाँ, सिलाई सीखने आई। शुरुआती दौर ऐसा लगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, वहाँ से मोटिवेट करके ले तो आए हैं, समझाया बुझाया, ये सारी चीजें एक उम्र तक। उसके बाद तो उन लोगों को भी समझ में आया कि सही बात है, ये सारी चीजें एक उम्र। क्या उम्र रही होगी, मतलब है अभी उनकी 15-16 साल, 15-16-17, इससे ज्यादा की उम्र की लड़कियां नहीं थी। और जब वो हमारे संस्था में आती थी तो मुझे लगता था कि ले तो आए हैं, संभालेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो उनका रहन सहन मैंने ठीक करवाया था। जो आती थी फुल ऑन मेकअप में, मुंह में गुटखा दावे, तो उन चीज़ों को भी मैंने हैंडल किया कि पहले तो सामान्य वर्ग की लड़कियां बन जाओ, जैसी बाकी बच्चियां वैसी तुम बन जाओ। तो आज के समय में आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये वही लड़कियां हैं या कुछ अंतर है। ये हमारे बच्चों का दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई भी इंसान सही या गलत करने का, कोई बच्चा बैठा है तो अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, तो उनके घर वाले वो पारिवारिक दबाव से ही बैठा है। या अगर कोई लड़कियां बेच दी जाती है या कोई महिला किसी गलत रास्ते पे उतर रही है, खुद से तो नहीं उतर रही है, वो पारिवारिक दबाव में है, चाहे वो आर्थिक दबाव से हो या पति बहुत ज़्यादा पीता खाता हो, घर नहीं चल रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी है तभी वो इस रास्ते पर है। तो अगर ऐसे वर्ग की कोई लड़की कभी लौट के आती है तो पहले तो समाज को चाहिए कि उसको खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए।
और उसको जैसे मैंने कहा कि पहले तो रहन सहन ठीक करवाया हमने, हम्म। आप उसको उस लायक बना दो कि समाज फिर फर्क ही ना कर फर्क पाए ही नहीं कर। उसके रहन सहन में, उसके उठने बैठने के तरीके में, उसके बातचीत करने के तरीके में, और उसका बैकग्राउंड हर पल उजागर करने की चीज़ नहीं होती नहीं होती। कि उसका किस बैकग्राउंड से है, उसको हम बार बार उजागर कर रहे हैं या बार बार बात कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि उसको कहीं उस चीज़ को भूलने में मदद करो, उस दौर को भूलने में मदद करो, जी। शिक्षा दो, आत्मनिर्भरता दो और समाज के बराबरी का तबका दो, तो आप फिर फर्क नहीं कर पाएंगे और वो लड़कियां भी उन चीज़ों से कहीं बाहर निकल जाएंगी, उस दर्द से बाहर आ जाएंगी। सामाजिक तौर पे तो ये मतलब एक जिम्मेदारी जो है वो बनती है। कानूनी तौर पे क्या प्रभाव होना चाहिए इन सब मुद्दों को लेकर? कानूनी तौर पर सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि कोई लड़की या कोई महिला इस तरीके से बच के आई है या वो बेची गई हो, चाहे वो देह व्यापार में सम्मिलित हो, तो उसको अगर जब वो बचा के लाते हैं ना, हाईलाइट ना करें। सबसे पहले तो हाईलाइट ना करें, क्योंकि सबके घर की इज्जत है, सबके घर में बच्चियां हैं, सबके घर में बच्चे हैं जी। चीना कोठी हरिजन बस्ती में एक चीज तो मैं कहूंगी कि पुलिस का जो है वहां पर अभी पहले के समय में सुना करती थी कि यहाँ पर पुलिस की नहीं चलती, लेकिन आज बराबर पेट्रोलिंग होती है, लगातार पेट्रोलिंग होती है। तो अगर पुलिस सक्रिय रहेगी, हर गली मोहल्ले में जा रही है, हर बस्ती में घूम रही है, तो भय बना के रखेगी। तो ये बुद्धा नगर थाना का तो खैर मैं तारीफ करूंगी कि हाँ वो काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, घर घर जाती है। कई बार मुझसे उन्होंने कहा कि आप इस बीच में हमारे मध्यस्तर बनिए और लोगों से बात करवाइए, हमने वो भी किया है। अगर देखा जाए तो समाज और कानून अगर दोनों का तालमेल सही रहे तो इस मुद्दे को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन समाज और पुलिस कितना भी जागरूक होगा, ये मुद्दा तभी खत्म होगा जबकि गार्जियन को बात समझ में आएगी कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई अपनी बेटी बेच रहा है या अपने बच्चे को बाल मजदूरी के लिए भेज रहा है या अपनी पत्नी को देह व्यापार में भेज रहा है, इस सोच को जब तक वो खुद नहीं बदलेगा समाज उसको नहीं बदल सकती। पुलिस भी कितना ही उसको बचा लेगी। अगर आप ठान ही लिया है कोई कि हमारा घर इसी माध्यम से चलना है, तो वो काम आपसे छिपा के कभी भी कर सकते। तो सबसे पहले तो परिवार वालों को इस चीज के सतर्क होना पड़ेगा, तभी समाज या पुलिस कुछ कर सकती है। जब तक परिवार में सारे मर्दों की सोच अच्छी नहीं होगी तब तक समाज या पुलिस कुछ नहीं कर सकता। मर्दों की सोच में मैं उन मर्दों को भी कहूंगी जो कि इस तरीके का काम करते हैं करने जाते हैं, वो मर्द को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी मजबूरी से कोई लड़की बिक रही है या कोई देह व्यापार में बैठी है या कोई बच्चा बाल मजदूरी के लिए है, तो हमको उसको रोकना है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक महिला होने के नाते आपको फील्ड में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? महिला सोशल वर्कर जी। सोशल वर्क मतलब समाज से लेकर के और समाज को देना, जो इस तरीके से काम कर रही हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई अपील डालते हैं जी, तो लोगों को खुला प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो आपको फिर मैसेंजर पर या फ़ोन करके आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। वो एक मजाक समझ जाते हैं कि अगर किसी ने अपील किया है, किसी औरत ने अपील किया है, किसी मदद के लिए अपील किया है, तो अब मैं फंड के नाम पे, डोनेशन के नाम पे टाइम पास कर सकता हूँ। तो ये बहुत बुरा हो जाता है मेरे साथ। दूसरा कि एक भय तो जरूर बना रहता है। कहते हैं ना कि अगर मर्दों का कॉलर भी पकड़ लो तो उसकी इज्जत को कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर एक औरत का आंचल कोई पकड़ ले, सही बात है, तो बहुत अपमानजनक होता है। और उसमें मेरी जैसी औरत जो दबंगई के अलावा कुछ और जानती नहीं तो ये औरतों के संघर्ष होता है। पर ये बहुत अच्छा रहा मेरे साथ कि ईश्वर की कृपा रही। हाँ, मैसेंजर पे, फेसबुक पे तंग करने वाले बहुत मिले। आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपका काम बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है भैया, संस्था आ जाओ। हाँ। मेरा काम अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे बच्चों से मिल जाओगे ना। नहीं, आप कहीं कॉफी पर मिलते हैं, कॉफी पे बुलाते हैं आपको। हाँ, कॉफी पे क्यों ही मिलते हैं, आप जाती हैं? जूता ना मारना नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर कोई औरत उतरी है काम करने ना, तो आपको हम समाज में कहा ना 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम बहुत तरह की औरतों को देखे अपने काम को बनाने के लिए या अपने टाइम पास करने के लिए या एक ख्यालों वाली दुनिया वगैरह, इस तरीके का रोमांस वाली दुनिया जिंदगी जीने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि औरतें गलत नहीं होती, मैंने बहुत सी औरतें देखी है
जो कि एक जो सपनों की दुनिया वाला टाइप होता है ना, ताली वो तो जीने एक हाथ से बजनी नहीं है। लेकिन कुछ औरतें मेरे जैसी भी होती हैं। मैं सीधा कहती हूँ कि मैं नीम हूँ, मुझे निगल जाना और गटक जाना संभव ही नहीं है। मैं कैक्टस हूँ, किसी के भी गले में जाके अटक जाऊंगी, तो मुझे पचा पाना संभव नहीं। मैं ये सारी औरतों को कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी औरत काम करने निकली है तो अपने आप को बुलंद बना के रखिए। अगर बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम आपकी आवाज़ बहुत कड़क है, आप थोड़ा सॉफ्ट नहीं बोलती हैं, आपकी आवाज़ मतलब हमेशा डोमिनेटिंग नहीं करती है। मैं कहती हूँ अगर मैं डोमिनेटिंग नहीं होती, मेरी आवाज़ इतनी कड़क नहीं होती, तो समाज कब का बेच के मुझे खा चुका होता। अगर मेरी आवाज़ इतनी कड़क है या एक लोग अहंकार कहें, घमंड कहें, गुस्सा कहें या जो भी नाम दे इसको, अगर मैं इस तरीके के लहजे में नहीं होती, तो मैंने जिस तरीके के जीवन को 10 सालों से जिया है और जितनी महिलाओं को मैंने इस तरीके के मतलब कि लाइन में देखा है, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि ठीक है अच्छा लाइफ जीने के लिए कुछ भी कर रहे हैं टाइप से, ये समाज बेच खाएगा औरतों को। अगर आपका व्यक्तित्व राफ साफ नहीं है, आपका व्यक्तित्व रुआबदार या कड़क नहीं है, तो आपको निगलने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। एक औरतों के लिए तो ये संघर्ष है। तो इतने कड़वे बनिए, इतने कठोर बनिए कि आपको कोई पचा ना पाए, कोई निगल ना पाए, और साफ रहिए। बिल्कुल साफ रहिए। आप कड़वे और कठोर तभी होंगे ना जब आप अंदर से पता है कि आप गलत नहीं है। आपका सही होना, आपका जायज होना, वही आपकी आवाज़ में कठोरता लाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग गलत होते हैं, मोर की आवाज़ सुनी कभी आपने? हाँ, कितनी मीठी आवाज़ है। मोर की आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी खूबसूरती देखिए, मन मोह जाएगा, लेकिन वो मोर सांप खाता है। ठीक है, तो जो चीज़ खूबसूरत दिख रही है या मीठी मीठी दिख रही है या बहुत सही दिख रही है, अरे भैया फलाना बंदा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, फलानी औरत तो बहुत अच्छा काम करी, कोई सही नहीं है कि वो औरत या वो मर्द या वो संस्था सही काम कर रहा है। और नीम आपके स्वास्थ्य के लिए या कड़वी दवाइयाँ आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन वो मीठी कभी नहीं लगेंगी ना। तो अपने आप को हमेशा राफ साफ रखिए, और अगर आप राफ साफ हैं, आप सही हैं, तो आपकी आवाज़ में एक बुलंदी अपने आप आ जाएगी। तो फिर आपको शुगर कोटेड बनने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। सुंदर नहीं, सच होना चाहिए। हाँ, सच होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आप खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें, वो जरूरी नहीं है कि वो जो दिख रही है वही चीज़ है, वो आंखों का भ्रम भी है, मन का धोखा भी है। नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नई पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगी कि सही है कि आप बहुत व्यस्त हैं, आप एक बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार पीछे पलट करके ज़रूर देखिए, शायद कोई बैठा हो आपके इंतज़ार में कि आपकी थोड़ी थोड़ी मदद या थोड़ा थोड़ा योगदान किसी की लाइफ चेंज कर जाए। सही बात है, आज के दौर में दिल से ज़्यादा लोग दिमाग सोचते हैं, पर दिल को मरने मत दीजिए, दिल को जिंदा रखिए। और समाज के लिए रहेगा संदेश कि अपने व्यस्त जीवन से, अपने ज़रूरत की चीज़ों में से, या आपके पास 1000-500 से निकल जाने से आपका कुछ नहीं घटता, पर किसी को अगर उस पैसों की ज़रूरत हो तो किसी का लाइफ बनाने के लिए वो योगदान देने में चूकिए मत। और सही और गलत का फ़र्क करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हीं लोगों का पेट भर रहे हैं जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो ये सही गलत का फ़र्क करना आपका जिम्मेदारी बनता है, NGO का चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सही बात आपने कहा कि लोग डोनेशन देने में हिचकिचाते हैं, सही बात है, बहुत सारे लोग उस डोनेशन से अपना घर चलाते हैं, ये फ़र्क करना आपका काम है। ठीक है, NGO तो बैठी हुई है, हम भी बैठे हैं, सैकड़ों के हजारों NGO हैं पटना में, मात्र पटना में कहेंगे तो ये फ़र्क आप कीजिए। अगर लगे आपको कि ये जगह पर सही मायने में ज़रूरत है, तो वो किसी का भी जगह हो, ये मैं नहीं कहूँगी कि हमारे NGO में, किसी का भी NGO या कोई भी इंसान
लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है जहाँ तो हिचकिचाइए मत। जहाँ ऑथेंटिक रूप से काम हो रहा है हाँ, तो हिचकिचाइए वहाँ मत। आप आगे आइए। आपके थोड़े थोड़े योगदान से किसी और का जीवन संवर सकता है, तो हिचकिचाइए मत। चुनाव आपका है, वो बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो सही गलत का फ़र्क, चुनाव करना, ये सब आपके हाथ में है, पर समाज के लिए अच्छा करना न छोड़ें, बिल्कुल। वो करें आप। जैसे कि आपने बताया कि कैसे आप फ़र्क पता कर सकते हैं कि कौन फेक है और कौन ओरिजिनल है, और बिल्कुल सही बात है कि हम अपने जीवन से बस थोड़े से कुछ निकाल के अगर कर देते हैं किसी के लिए तो कुछ नहीं जाएगा। सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो करना है क्या? बस नमस्ते पॉडकास्ट के साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर कुछ सुझाव है आपके मन में तो आप बिल्कुल बताइए हमें। आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बस बने रहिए। धन्यवाद।